नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे सुझाव मांगे थे कि मॉडल पेपर वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू रखा जाए या फिर रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। तो आप में से काफ़ी लोगों ने रिवीजन क्लासेस के पक्ष में कमेंट किया था और दोस्तों मेरा भी यही मानना है कि बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना अति आवश्यक हो जाता है। इससे आपको अपनी नॉलेज को परमानेंट रखने में सहायता मिलती है। इसलिए दोस्तों बीच बीच में आप रिवाइज जरूर करते रहें। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम आपके लिए पहली रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम 50 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे आज, जो कि एटीट्यूड पर आधारित होंगे। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति या फिर शिक्षण व्यवसाय के प्रति अभिवृत्ति, इससे रिलेटेड इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और अपने आप को सेल्फ असेस जरूर करिएगा और लास्ट में कितना स्कोर करा आपने वो जरूर बताइएगा। अगर आप 50 में से 45 या उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 2 सेकंड सोच के आप इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना ही अध्यापक को महत्व इसको देना चाहिए। देखिए, प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना अच्छी बात है, लेकिन आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। अगर आप सच में छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो आप कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करिए, इसी से उनका भविष्य संवरेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? क्या है उसके लिए सबसे वैल्यूएबल? उसकी नौकरी है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, छात्रों में विश्वास है या फिर उसकी गरिमा एवं मर्यादा है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये है कि छात्रों का विश्वास। ठीक है, छात्रों का विश्वास अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है कि छात्र उस पर कितना विश्वास रखते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षक होने के नाते आप मेरे अगर स्टूडेंट हैं तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान है कि आप लोग मेरे पर कितना विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप अगर मेरे पर विश्वास रखते हैं तो मुझे दोस्तों इससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और समर्पण भाव से शिक्षण कर सकूं। और मैंने देखा है कि आप में से काफ़ी लोग मुझ पर काफ़ी विश्वास रखते हैं, तो इससे मेरे लिए भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं आपके लिए वैल्यूबल कॉन्टेंट लेकर आता रहूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई छात्र आप पर कितना विश्वास रखते हैं, एक शिक्षक होने के नाते वही सबसे ज़्यादा आपके लिए वैल्यूबल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है? एक बहुत बढ़िया टाइम टेबल के लिए क्या बढ़िया है? कठिन विषयों के कालांश सुबह रखे जाएं, जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं उनके पीरियड्स को आप सुबह रखें। 2 कठिन विषयों के कालांश के बाद एक आसान विषय का कालांश रखा जाए। 2 कठिन वाले जैसे आपके पीरियड्स होते हैं उनके बीच में एक सिंपल जो सब्जेक्ट वाला जो पीरियड है उसको रख दिया जाए। कालांश की क्रियाओं में विविधता का प्रावधान हो या फिर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो क्या है भाई, अच्छी समय तालिका में सभी होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कठिन विषयों के कालांश होते हैं वो सुबह रखे जाते हैं। जैसे मैथ्स फिजिक्स का आपका पहला और सेकंड पीरियड हमेशा रखा जाता है। आप ज़्यादातर देखिएगा कि हमेशा जो टफ पीरियड होते हैं वो सुबह सुबह रखे जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब जो आपके 2 कठिन विषय होते हैं उनके मिडल में हमेशा क्या होता है, आसान विषय का कालांश को रखा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके लिए एक अच्छी समय तालिका के लिए बहुत आवश्यक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है? प्राइमरी शिक्षाओं में अगर आप शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो आपका क्या सुझाव है? अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई ये तो सभी सही हैं। ठीक है, आरटी में भी यही बोला गया है। ठीक, वे कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति करें, स्कूलों की निगरानी के स्तर को सुधारा जाए, अध्यापकों की भी कोई ना कोई जवाबदेही सुनिश्चित करें। तो प्राइमरी कक्षाओं में तो अगर आपको एजुकेशन के लेवल को सुधारना है तो भाई सभी के सभी बेस्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं? जो उनकी समस्याओं को हल करने में रुचि लेता हो,
बिल्कुल सही है। जिन्हें उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। और जो टेस्टों की कॉपियाँ जांचने के बाद उन्हें तुरंत पृष्ठ पोषण देते हैं, यानी कि तुरंत फीडबैक देते हैं कि भाई आप में ये कमी है, या आपने ये अच्छा किया या ये बुरा किया। तो भाई देखा जाए तो इस तरह के अध्यापक को सभी पसंद करते हैं, ऐसे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, जो आपकी समस्याओं को हल करने में रुचि ले रहा है, ऐसे अध्यापक को कौन पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो शारीरिक दंड का जिससे आपको भय नहीं है, क्लास में आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ऐसे बच्चे उन शिक्षकों के संग ज़्यादा घुले मिले होते हैं जिनसे उनको शारीरिक दंड का भय नहीं होता, उनसे वो ज़्यादा इंटरेक्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ज़्यादातर जैसे कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनसे उनको लगता है कि यार इनसे मार पड़ सकती है, तो वो उनसे हमेशा क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, कन्नी टाइप की काटते हैं ना। तो भाई ऐसे अध्यापकों को हमेशा पसंद किया जाता है कि जिनसे शारीरिक दंड का कोई भी भय नहीं होता। और इसके अलावा वो टीचर भी सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं कि जो भाई टेस्ट की कॉपियां जांच करने के बाद तुरंत फीडबैक देते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चे को अपनी गलतियों के बारे में पता लग जाता है, उसे पता लगता है कि भाई कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार से शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, लोकतंत्र मजबूत होता है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, अंधविश्वास में कमी आती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी। देखिए, लोकतंत्र भी मजबूत होगा, ठीक है, आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है, इसके अलावा अंधविश्वास में भी कमी आती है। अंधविश्वास ज़्यादातर किस में पाया जाता है, शिक्षित लोगों में तो पाया जाता है ना। तो भाई अशिक्षा के कारण ही अंधविश्वास पैदा होता है। ठीक, और ऑफ कोर्स जब आप शिक्षित होते हैं तो लोकतंत्र आपका मजबूत होगा, आर्थिक विकास की दर ज़्यादातर बढ़ेगी। आप जब शिक्षित होंगे तभी तो आप रोजगार पाएंगे ना, तो आपकी आर्थिक विकास की दर हमेशा बढ़ती हुई चली जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो क्या छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के वातावरण में कोई कमी हो सकती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, होता क्या है कि अगर कक्षा में बहुत ज़्यादा छात्र ऊँघते हुए पाए जा रहे हैं तो उसमें सारे फैक्टर क्या होते हैं, एक साथ काम करते हैं। यदि कक्षा में थोड़े बहुत छात्र ऊँघ रहे हो तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि भाई कोई छात्रों में कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि भाई जो शिक्षक है उसकी शिक्षण प्रक्रिया में कोई कमी होगी। लेकिन कई सारे अगर छात्र ऊँघते हुए पाए जा रहे हैं तो उसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। भाई छात्रों में कोई कमी होगी, शिक्षण कार्य में कोई कमी होगी, कक्षा के वातावरण में कोई कमी, सारी कमियां होंगी, तभी जाके इतने सारे छात्र एक साथ क्या होंगे, उगाई या जमाई लेते हुए पाए जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो काफी अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा। वह जो लगातार पढ़ाई चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, बिल्कुल इसकी तो सबसे ज़्यादा आलोचना होगी। ठीक, वह जो समय पर कक्षा में आता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए हैं, बिल्कुल गलत। वह जो अपने विषय में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता रहता है, बिल्कुल सही। और वह जो नैतिकतावादी है, जो अपने छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाता रहता है। तो ये भी दोस्तों आपका गलत है, इसको भी ज़्यादातर आलोचना मिलेंगी क्योंकि आपका काम नैतिकतावाद नहीं है, आपका काम है शिक्षण का। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से, या एक तरह से अब एक जो अभिवृत्ति होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट ये होनी चाहिए कि आप अपने विषय के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानते हैं, लेकिन आप हमेशा विद्यार्थियों को एनकरेज करते रहते हैं पढ़ने के लिए, बहुत अधिक जानने के लिए उनको प्रेरित करते रहते हैं, तो आपसे बेस्ट टीचर कोई नहीं है। देखिए, जो टीचिंग होती है वो क्या होती है, इट इज़ ऑल अबाउट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। कई बार क्या होता है, टीचर बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन उनको टीचिंग करना उतना अच्छा नहीं आ पाता है। देखिए, आपने देखा होगा, इसीलिए जो शिक्षण व्यवसाय होता है वो अलग होता है, अपने आप में ये विशिष्ट व्यवसाय है। कई बार क्या होते हैं कि जो अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, जैसे एक आईएएस है, तो एक आईएएस है उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, उसको तो शिक्षक से कितना ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन क्या वो शिक्षण कार्य कर सकता है, उसको जितनी नॉलेज है अगर वो उसको एक्सप्रेस ही ना कर पाए, वो संप्रेषण उतना अच्छा कर ही ना पाए, तो वो शिक्षक नहीं कहला सकता कभी भी। इसलिए क्या होता है कि जो शिक्षक है भले ही उसमें कम नॉलेज है, लेकिन जितना भी उसको ज्ञान आता है वो उसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है और बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और उससे प्रेरित होते हैं और आगे और सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो उससे बेस्ट टीचर कोई नहीं हो सकता, और आज के ज़माने में वही दोस्तों सबसे बेस्ट टीचर होते हैं। तो एज ए टीचर आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको विषय का बहुत तगड़ी नॉलेज हो, लेकिन फिर भी आपको जितना भी आता है आप अगर उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो तो यू आर द बेस्ट टीचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ठीक,
प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। ठीक, तो आप बताइए कि अच्छा शिक्षण प्रक्रिया क्या होगा। तो मैंने अभी आपको जो ऊपर इतना सारा बताया उससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, ये है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको शिक्षण योग्यताएं, मैंने आपको पहले ही बोला कि आपके अंदर उच्च शिक्षण योग्यताएं हैं, आपको शिक्षण विधियों का भी पूरी अच्छी तरह से नॉलेज है, ठीक, लेकिन अगर आपको उसको क्लास में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छे शिक्षक नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और या फिर आप नहीं करते हैं, आपको सब कुछ आता है फिर भी आप नहीं करना चाहते हैं क्लास में, तो भी आप अच्छे टीचर नहीं कहलाएंगे। तो आपकी क्या होनी चाहिए भाई, शिक्षण व्यवसाय के प्रति जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आप ईमानदार हो और पूरी निष्ठा होनी चाहिए और सेल्फलेसली आपको टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है जो शिक्षक हैं वो किसी और मोटिव से क्लास में जानबूझकर टीचिंग नहीं करते हैं, उसके पीछे उनका लालच होता है कि ट्यूशन पढ़ाना है तो उसके लिए जानबूझ के क्लास में टीचिंग नहीं करते। तो ऐसे शिक्षक हमेशा क्या होते हैं, आलोचना के पात्र बनते हैं। बच्चे मजबूरी में उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, जैसी उनसे उनका मतलब छूटता है तो फिर वो हमेशा उसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं ऐसे शिक्षक की। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि आप जब एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है कि आपको भले ही सारी चीज़ों का ज्ञान हो लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एट अ फील्ड क्या काम करते हैं, जो आपका मैदान है वहाँ पर आप कैसा परफॉर्म करते हैं, दैट वो ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब आप कक्षा में सबसे ज़्यादा आप जिस तरह की परफॉर्मेंस देंगे वो ही वहाँ पर मैटर करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना कुछ करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम और अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता रहे। अनुसंधान कौन टाइप का अनुसंधान, देखिए मौलिक भी हो सकता है और क्रियात्मक भी हो सकता है। क्रियात्मक के अनुसंधान के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको अगर लगता है कि भाई मेरे शिक्षण कार्य में कुछ कमियां हैं, शिक्षण विधियों को मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान कर सकते हैं। मौलिक अनुसंधान आप वैसे कर सकते हैं कि भाई आपको कुछ नवीन ज्ञान का निर्माण करना है, आपको लगता है कि भाई इस सब्जेक्ट में मुझे और नॉलेज की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो अच्छा शिक्षक वही होगा दोस्तों जो निरंतर अनुसंधान भी करता रहेगा। अनुसंधान भी है, कोई लगातार अनुसंधान ही करता रहे, शिक्षण कार्य को छोड़ दे, वो भी अच्छा टीचर नहीं है। अनुसंधान भी करता रहता है का मतलब है कि आप अपने शिक्षण कार्य के प्रति निष्ठा तो रखें ही रखें, अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति निष्ठा और ईमानदारी तो रखें, इसके अलावा आप लगातार अनुसंधान भी करते रहें ताकि आप अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सके और उससे बच्चों को संप्रेषित कर सकें, जिससे कि उनका भी भविष्य संवरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। कक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, विद्यार्थियों को सूचनाएं देना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, या फिर विद्यार्थियों को कोर्स पास कराने के लिए अभ्यास करना या विकसित करना, जो भी कहें आप। ठीक, तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखिए पहला वाला गलत है। देखिए सूचनाएं देना, आप सूचना देने के लिए थोड़ी, सूचना के लिए तो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं। ज्ञान देना अध्यापक का कार्य होता है, ठीक है, सूचनाएं देना नहीं। ठीक, इसके अलावा आप अधिगम के लिए प्रेरित करें, सबसे बेस्ट, और विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीखने की क्षमताएं विकसित करना भी अध्यापक का ही कार्य होता है। ठीक है, और अध्यापक क्या करता है, अधिगम के लिए प्रेरित करता है। ठीक, वैसे देखा जाए तो जो सीखने की क्षमताएं होती हैं ज़्यादातर वंशानुगत होती हैं, लेकिन इनमें भी सुधार किया जा सकता है, अवश्य लाया जा सकता है। तो ये भी कौन ला सकता है, अध्यापक लेके आ सकता है। और ये तो बेकार है कि विद्यार्थियों को कोर्स पास कराने के लिए अभ्यास कराना, ये गलत है। ठीक है, तो बी और सी वाला इसका सही है, तो ख वाला यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए। जब आप छात्रों को दंड देते हैं तो आपके मन में क्या भावना होनी चाहिए। दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे, छात्रों में सुधार पैदा हो, छात्रों को पीड़ा पहुंचे, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो इसका तो बहुत सिंपल आंसर है भाई, दंड क्यों दिया जाता है, ताकि छात्रों में सुधार पैदा हो। दंड देने का मोटिव यही होता है कि आप छात्रों में जो आवश्यक सुधार है वो कर पाएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए। कोई छात्र अगर आपके स्कूल में
इनडिसिप्लिन फैलाता है तो उसको आप सबसे ज़्यादा क्या दंड दे सकते हैं? छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दो, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि छात्र क्षमा मांगकर अंडरटेकिंग दे तो उसे पुनः स्कूल में ले लेना चाहिए, या फिर छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाओ, या फिर मैदान के 10 चक्कर लगाने चाहिए। ठीक, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, आप छात्रों को हमेशा से स्कूल के लिए निकाल दें, भारी आर्थिक जुर्माना लगाएं, ये भी गलत है, और इसके अलावा 10 चक्कर लगाना ये तो आपका शारीरिक दंड में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी, कि आप छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निकाल दें या निलंबित कर सकते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। और फिर अगर वो लिखित में क्षमा मांगे और अंडरटेकिंग दे लिखित में कि भाई मैं आइंदा से इस तरह का व्यवहार नहीं करूंगा, तो आप उसको पुनः स्कूल में ले लीजिए, यही आपका सबसे अधिकतम दंड दिया जा सकता है। इसके बाद अगला है, प्रकरण में यौन से संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखा होगा आपने कि भाई ऐसा कोई प्रकरण आ जाए तो इसमें क्या होता है कि छात्र बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन रहना चाहिए? आप भी उनका साथ देंगे, आप उन्हें दंडित करेंगे, आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दर्शाएंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, यानी सी वाला, कि भाई आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना भी व्यक्त नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर क्लास में अगर आप कोई टीचिंग चलती है और इस टाइप का कोई टॉपिक अगर आप आ जाता है, खासकर बायोलॉजी टीचर के संग आता है, तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में भी सामान्य बने रखना है। ये नहीं कि आप हाइपर हो गए या फिर आप बच्चों के संग मजाक करने लग गए। ठीक, तो आप अपने कार्य को बिल्कुल निष्ठापूर्वक करते चले जाइए। उससे क्या होगा, बच्चा कुछ देर हंसेगा लेकिन कुछ देर में वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सीरियस हो जाएगा, वो पढ़ाई में ध्यान देने लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? ठीक, जो को एजुकेशन वाली क्लास होती है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों होती हैं, तो वहाँ पर यौन संबंधी बातें करना कैसा है? कदापि ठीक नहीं। इस पर उतनी बात की जाए जितना कि प्रकरण में आवश्यकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में कोई भी शंका नहीं रही, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है कि इस पर उतनी ही बात करी जाए जितना कि प्रकरण में आवश्यकता है। जितना कि आपके प्रकरण में आवश्यकता है आप उतनी ही बात करिए। जितना कभी कभार आपके सिलेबस में जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे बायोलॉजी के सिलेबस में होता है, तो आप उतनी ही बात करिए जितनी की आपके प्रकरण में आवश्यकता है। इससे ज़्यादा आपको अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भाई एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो मैं, एक घटना का या प्रश्न का मुझे अगर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? इस बात की कोई विशेष परवाह नहीं करूँगा, किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलने की प्रतीक्षा करता रहूँगा, या फिर अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता रहूँगा, या फिर उस समय तक चैन से नहीं बैठता जब तक कि मुझे इस उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो भाई आपकी जो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति है वो यही तो होनी चाहिए कि आप उस समय तक चैन से नहीं बैठें जब तक कि आपको उसका उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, हमसे भी कभी मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछ देता है और हमें नहीं आता है, तो मेरे मन में भी दोस्तों यही भावना रहती है कि जब तक उसका कहीं से आंसर ना मिल जाए तब तक मुझे क्या होता है, या फिर उसका कहीं से उचित स्पष्टीकरण ना मिले तब तक आदमी क्या होता है, चैन से नहीं बैठता है, और उसके अंदर ये हमेशा बेचैनी होनी चाहिए। और यही दोस्तों एक अच्छे शिक्षक की पहचान होती है कि अगर आपसे कोई छात्र समस्या पूछता है तो आपको अगर वो समस्या ना भी आए तो आप उसको कुछ समय बाद उसको सॉल्व करके दे दें। तो इससे क्या होता है कि आपका शिक्षा के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक वो है जो अपने विषय में प्रवीण हो, मेधावी व परिश्रमी हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या फिर अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कि एक अच्छा अध्यापक वही हो दोस्तों जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। अभी ऊपर जितनी भी चीज़ें दोस्तों हमने डिस्कस की उसके बाद अब आपको ले आंसर देना समझ में आ गया होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि भाई एक शिक्षा के प्रति या छात्रों के प्रति अभिवृत्ति क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने विषय में कितने ही प्रवीण हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेधावी हो, परिश्रमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब तक अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक आप एक अच्छे शिक्षक नहीं कहलाते हैं। ठीक है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको छात्रों को दिया जाना, या उसका जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो छात्रों के हित में की जानी बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाती है।
ठीक है। तो इसलिए जब आप छात्रों के लिए कुछ करते हैं तभी आप एक अच्छे टीचर कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? जब आप किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो उसमें निश्चित आयु को निर्धारित क्यों किया जाता है? क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष मांगों व रुचियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। बिल्कुल सही है, जो आपका करिकुलम है वो आयु की विशेष मांग और रुचियों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया जाता है। इसके अलावा कक्षा में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में भी कठिनाई होती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, इससे समायोजन की समस्या भी आती है, ठीक है ना। और इसके अलावा अध्यापक को भी सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। तो इसका मतलब उपरोक्त डी सभी आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है? प्राइमरी स्तर पर आप छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना क्यों अच्छा है? इससे बच्चों को शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है। बिल्कुल सही है, जो भैया आपका एक स्वाभाविक वातावरण होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको दोस्तों शिक्षा मिलती है। बिल्कुल सही। और इससे अध्यापकों को अनुभव को बांटने में सुविधा होती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, इससे टीचर्स को अपने जितने भी एक्सपीरियंस हैं उसको शेयर करने में भी आसानी होती है। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है। नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे। या हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। तो आपके नज़र में क्या राइट आंसर है? ऑफ कोर्स बहुत ईजी है, इससे अभिभावकों को अपने बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता रहता है, इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को गृह कार्य में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद अगला, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? नहीं, इसका लागू करना कठिन है। नहीं, क्योंकि अध्यापन का कार्य बहुत ही जटिल है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बिल्कुल, इससे उनकी जवाबदेही बढ़ती है। जब एक अध्यापकों के लिए आचार संहिता होती है तो उससे उनके लिए क्या होती है दोस्तों, उनकी जवाबदेही बढ़ती है और वे अपने कार्य को एक तरीके से सीरियसली लेते हैं। तो इसलिए आचार संहिता होनी चाहिए। इसके बाद अगला कथन जो कि सत्य नहीं है आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कथन है। शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, शिक्षक जन्मजात होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका राइट आंसर है, जो कि सही नहीं है, वो है शिक्षक जन्मजात होते हैं। ठीक, जैसे कि हमने दोस्तों आपको बताया था कि जो आपका एप्टीट्यूड होता है वो जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा उसको आप क्या कर सकते हैं, उचित प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित भी कर सकते हैं। तो भाई शिक्षक जन्मजात होते हैं ये कहना भी गलत है। ठीक, इसलिए जो शिक्षण है दोस्तों वो एक कला है और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो यही दोस्तों इसका राइट है। मतलब देखा जाए तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं और ये वाला दोस्तों कथन असत्य है कि भाई शिक्षक आपके जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर को पब्लिक स्कूलों के बराबर लाने का तरीका यह है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सरकारी स्कूल के अध्यापकों के वेतन को घटा दिया जाए, सरकारी स्कूल में निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, सरकारी स्कूल में सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली ईमानदारी से लागू की जाए, या बी और सी दोनों। अब देखिए उनके वेतन को घटा के तो कुछ होगा नहीं। ठीक, सबसे बढ़िया है कि निगरानी के स्तर को बढ़ाया जाए, कंटिन्यूस उनका निगरानी होनी चाहिए, उनका पर्यवेक्षण होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में जो सतत एवं मूल्यांकन प्रणाली है इसको भी ईमानदारी से लागू किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बी और सी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि वेतन को घटा के उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे तो अध्यापक और भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ आप ये कर सकते हैं कि जो अध्यापक हैं उनकी जब आप प्रमोशन करें, ठीक है, जब उनके कई जो उनको इंक्रीमेंट मिलते हैं तो उस पर उनकी वो कार्य क्षमता से उनको जोड़ सकते हैं कि भाई जो अध्यापक जितनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उसको उतना ही अच्छा क्या हो, इंक्रीमेंट मिले, उसको उतनी जल्दी प्रमोशन मिले। ठीक, ये आप कर सकते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखते हैं भाई गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिलेक्शन तक की
बात रहती है। फिर सिलेक्शन के बाद क्या होता है ना, सब बराबर हो जाते हैं, सब लोग इक्वल हो जाते हैं, बराबर सबको प्रमोशन मिलेगा, बराबर आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे। तो लोग जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं उनको भी उतने ही वेतन मिलता है जितना कोई मेहनत नहीं कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये प्रणाली को सुधार की आवश्यकता हो सकती है कि भाई जो अच्छा कार्य करे वो अपने आप आगे बढ़े, जो कार्य नहीं कर रहा है उसको अपना वेतन मिले, उतने में वो खुश है, उतना ही बहुत है उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि जो जितना अच्छा कार्य करे वो उसको उतना ही प्रमोशन के जल्दी चांसेस मिलने चाहिए, उतना ही जल्दी उसका इंक्रीमेंट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा परम धन है। शिक्षा परम धन क्यों है बताइए? इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाएगा ये उतना ही बढ़ेगा, इसे कोई छीन नहीं सकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको क्या लगता है भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? शिक्षा क्यों परम धन है? शिक्षा दोस्तों इसलिए परम धन है क्योंकि ना इसको कोई चुरा सकता है, इसको आप जितना बांटते हैं ये उतना ही बढ़ती चले जाती है। ठीक है, और इससे आपको कोई भी छीन नहीं सकता है। तो ये आपके पास क्या है? परम धन है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि आपके प्रधानाचार्य आपको पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें खुश करने का यथासंभव प्रयास करेंगे, आप उनकी नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे, आप इसकी चिंतन किए बिना अपने काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे, आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे। तो भाई अगर आपके प्रिंसिपल आपसे नाराज रहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उनकी नाराजगी का कारण जानना चाहेंगे कि भाई क्यों नाराज है ना। अब ये भी सही नहीं है कि आप उसको खुश करने में लग जाए, वो किस कारण से, क्या पता कि वो किस कारण से नाराज है। ठीक, इसके अलावा आप चिंता किए बिना अपना काम लगन और निष्ठा से करते रहेंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड एटीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा आप प्रबंधन समिति के लोगों से अपना संबंध मजबूत करेंगे, यानी कि आप उनसे जो हायर अथॉरिटी है उनसे आप अपने रिलेशन बना रहे हैं ताकि आप अपने बॉस को काबू में कर सके। तो ये भी दोस्तों आपका क्या है? एक गलत एटीट्यूड है। आप सबसे बढ़िया ये करिए कि आप अपने प्रधानाचार्य से संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं तो पहले उनसे नाराजगी का कारण पूछिए और देन उसके बाद उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्कूल से आने के बाद खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? स्कूल से आने के बाद आप खाली समय पर अध्यापक क्या करें? घर में काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए, स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, दोस्तों के संग मौज मस्ती करनी चाहिए। ठीक है, तो भाई क्या करना चाहिए? स्कूल के आने के बाद स्व अध्ययन के द्वारा अपना विकास करना चाहिए। जितना आप स्व अध्ययन करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, आप उतना अपना डेवलप होते चले जाएंगे, और जितना आप डेवलप होते चले जाएंगे दोस्तों उतना ही आप अच्छे टीचर कहलाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी आज के ज़माने में ये नहीं करता, बाकी सब करते हैं। ठीक है, ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाते हैं, दोस्तों के संग मौज मस्ती करते हैं, घर के काम में पत्नी का हाथ बढ़ाते हैं। कई लोग बढ़ाते होंगे, ठीक है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन कई लोग करते होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्यूशन के द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है सैद्धांतिक ज्ञान। अब सैद्धांतिक ज्ञान तो देना ही पड़ता है, लेकिन व्यवहारिक से इसका अभी फ़िलहाल कोई नाता नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते होंगे, आप में से कई लोग भी यही करते होंगे कि भाई क्या करते हैं? ट्यूशन का करते हैं ताकि अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाया जा सके। मैं भी वही करता था पहले जब मैं एज ए टीचर था, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अब जो एटीट्यूड है आपका दोस्तों यही होना चाहिए कि आप अपनी नॉलेज को लगातार इन्हेंस करते रहें। वो आप लगातार कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छात्रों में श्रम का महत्व भावना का अर्थ है। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है? शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? श्रम का महत्व दोस्तों यही कहता है कि आपका कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, शारीरिक श्रम करने से आपका सम्मान नहीं घटता है, इसके अलावा सभी काम समान रूप से इज्जत वाले होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? भाई ज्ञान की बात हमने कर ली, प्रशिक्षण की बात कर ली, अनुभव भी होना चाहिए और अनुसंधान भी होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट क्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं? सकारात्मक अभिवृत्ति, यानी कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड
अभिरुचि यानी कि एप्टीट्यूड, दोनों की दोस्तों इसमें आवश्यकता पड़ती है। सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए और इसके अलावा अभिरुचि भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षण के लिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका परिणाम होता है। अगर कोई एक ऐसा टीचर हो जो कि अनबायस्ड ना हो, यानी कि पक्षपात करता हो बच्चों से, और उसमें जजमेंट का गुण ना हो, तो क्या होगा? इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है, या फिर शिक्षक निरंकुश बन जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी, कि इससे शिक्षक छात्रों में अपना विश्वास को खो देगा, ठीक है, और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। छात्र उस पर कैसे विश्वास करेंगे जब वो बायस्ड बिहेवियर करेगा, ठीक है, और उसमें जजमेंट लेने की क्षमता नहीं होगी। तो उसमें अगर न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं है तो भाई इसका परिणाम यही होता है कि उसको कोई भी सम्मान नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। शिक्षकों को पढ़ाते समय छात्रों की भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। शिक्षकों को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना, दोस्तों ये नहीं होगा, ठीक है, झिड़कना नहीं चाहिए उनको, मतलब झिड़कना नहीं चाहिए जो बच्चे मंद गति से सीखते हैं, ठीक है। इवन उनके संग दोस्तों को क्या रखनी चाहिए, उसको एक तरह से सहानुभूति रखनी चाहिए, उन पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और शिक्षक को मेधावी बालकों को समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल, जो आपके मेधावी छात्र होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, उनको बस गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो एक शिक्षक उनके लिए पथ प्रदर्शक की भांति कार्य कर सकता है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है। भारत में जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है उनकी असफलता का क्या कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था ना होना, उचित निगरानी का अभाव, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखा जाए दोस्तों इसका सभी इसके राइट आंसर हैं, ठीक है। जो अनुदेशक हैं यानी कि जो उनको अनुदेशन देने का कार्य करते हैं वो भी लापरवाह हैं, इसके अलावा जो भी रिलेटेड हैं इनसे, अन्य कार्यकर्ता जो भी वर्कर इनसे रिलेटेड हैं वो भी दोस्तों इसमें लापरवाह हैं। इसके अलावा इनके लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई एक ऐसा मोटिव नहीं है कि ये क्यों शिक्षा को ग्रहण करें। तो ज़्यादातर आप जब शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो कोई भी ऐसा मोटिवेशन की व्यवस्था इनके लिए नहीं है, ठीक है। और इन पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है, उचित निगरानी नहीं हो पा रही है, ऑब्जर्वेशन इनका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? क्या स्कूलों में नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए? स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों कि जो स्कूल है उसमें नैतिक शिक्षा को अवश्य दिया जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि कई बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी भी बोलेंगे कि भाई शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा आप देंगे तो उसको अध्यापक अपने व्यवहार के द्वारा ही देगा ज़्यादातर, ठीक है। आप उसको बुक में से नहीं पढ़ा सकते, आप उससे बुक में शिक्षा दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो दोनों ही आएंगे इसमें, बुक के द्वारा दी गई शिक्षा भी आएगी, इसके अलावा आपको नैतिक रूप में भी व्यवहार करना चाहिए, वो इसका दोस्तों सेकेंडरी पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो इसी में इंक्लूड होगा कि स्कूलों में आप नैतिक शिक्षा तो दीजिए, ठीक है, और इसको अध्यापक के व्यवहार में ये चीज़ भी परिलक्षित होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक को देखकर ही कई चीज़ें सीखते हैं, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको अंतः सेवा परीक्षण के लिए कहीं भेजा जाए, प्रशिक्षण के लिए, मतलब ट्रेनिंग के लिए आपको दोस्तों भेजा जाए, तो आप वहाँ क्या करेंगे?
शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही है कि जब आप अंतः सेवा यानी कि जब अपनी सेवा के दौरान आपको कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है तो आप यकीन अपने शिक्षकों से संपर्क बढ़ाइए, आप नई नई शिक्षण विधियां सीखिए। ऑफकोर्स क्योंकि जो आपके अनुभवी शिक्षक होते हैं वो आपको शिक्षण विधियां बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और आप उनके अनुभवों को भी सीख कर आएँ जिससे कि आप अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बना सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? जब स्कूल के बाहर अगर आपको कोई छात्र मिलता है तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? मित्रों की तरह, अजनबी की तरह बहुत गंभीर होकर उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि आप गंभीर होकर उनसे व्यवहार करेंगे। ठीक है, जब आप एक शिक्षक के रूप में किसी छात्र से बाहर मिलते हैं, ध्यान रखना बाहर जब आप मिलते हैं तब आपको दोस्तों एक गंभीर पूर्वक व्यवहार उससे करना चाहिए, एक इनोसेंस बिहेवियर होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हाथ गले में हाथ डाल के भाई घूम रहे हैं वहाँ मार्केट में, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मित्रों की तरह व्यवहार कब करना चाहिए दोस्तों? तब करना चाहिए जब आप स्कूल में टीचिंग कर रहे हो, तब आप दोस्तों एक छात्र के संग मित्रों की तरह यानी पथ प्रदर्शक की तरह, एक गाइड की तरह व्यवहार कर सकते हैं उसको। क्योंकि शिक्षक क्या होता है भाई, छात्र जो होता है स्कूल में शिक्षक से काफ़ी डरा हुआ होता है, तो आप उसका डर निकाल सकते हैं मित्र की तरह व्यवहार करके। लेकिन जब बाहर मिलेंगे तो बाहर सिचुएशन थोड़ा अलग होती है। तो बाहर आप क्या करेंगे कि शिक्षक के संग जब आप छात्र के संग व्यवहार करेंगे तो गंभीर व्यवहार करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप उससे बाहर मित्रों की तरह व्यवहार करेंगे तो फिर वो आपके संग कक्षा में कैसा व्यवहार करेगा छात्र, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है भाई, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए, स्कूल के मानक के अनुरूप होनी चाहिए, चाहे जैसा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर अति गंभीर और दिखावापूर्ण नहीं होना चाहिए? अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि आपकी पद की गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो शिक्षण कार्य है, शिक्षण व्यवसाय है, इसको बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है। ठीक है, और कई लोग इसमें रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि सबसे पहले तो इसमें नैतिकता सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। भाई शिक्षक से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो नैतिक व्यवहार करे। इसके अलावा उसका जो निजी जीवन है वो भी दोस्तों पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसलिए कई लोग क्या होते हैं, शिक्षण व्यवसाय में अपनी रुचि नहीं अपनाते हैं, वो किसी अन्य व्यवसाय को अपना लेते हैं। शिक्षण व्यवसाय में इसीलिए दोस्तों ये क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है। तो इसलिए जो शिक्षक है उसका निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर ना बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? बच्चे स्कूल ना छोड़ें और अपनी प्राइमरी शिक्षा को पूरा करें, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? शिक्षा को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए, बिल्कुल सही। इसके अलावा बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण ना हो, बिल्कुल। जब आप सतत मूल्यांकन करते हैं तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप दोस्तों लगातार बच्चों को उनकी प्रगति के बारे में बताते रहते हैं। इसके अलावा उनकी कमियों का भी उनको पता लगता है, जिससे कि वो जब अब समेटिव असेसमेंट की बारी आती है, वार्षिक मूल्यांकन की बारी आती है, तो बच्चे क्या होते हैं, फेल होने से बच जाते हैं, यानी कि वो अनुत्तीर्ण नहीं होते, उत्तीर्ण होते हैं। ठीक, इसके अलावा बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड आइडिया। बिकॉज जब आप बच्चों को आर्थिक रूप से अभिप्रेरणा देंगे तो उससे क्या होगा कि उनको अपनी स्कूली कक्षा को चालू रखने के लिए एक तरह से सहायता मिलेगी, और उनको एक तरह से क्या होगा कि भाई ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं भाई, आर्थिक तंगी के कारण स्कूल को छोड़ देते हैं, तो आर्थिक अभिप्रेरणा मिलती रहेगी। तो इससे होगा क्या कि बच्चे अपनी पढ़ाई को कैरी कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये नहीं रहेगा ना कि भाई हम आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं। और आपने देखा होगा कि इसके लिए भाई मिड डे मील भोजन योजना भी चली। मिड डे मील योजना क्यों चली? वो इसीलिए चली क्योंकि उसमें था कि भाई बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। कई लोगों के लिए क्या है कि भाई पहले रोटी फिर बाद में शिक्षा, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मिड डे मील को शुरू किया गया। वो इसीलिए शुरू किया गया दोस्तों क्योंकि इससे क्या है कि बच्चे कम से कम खाना खाने के बहाने स्कूल आएंगे। ठीक है,
क्योंकि कई बच्चे कुपोषण के शिकार भी होते हैं। एक तरीके से उनको क्या था कि भाई पोषित करना है क्लास स्कूल भेज के, ठीक। तो स्कूल में जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा तो एटलीस्ट वो खाना खाने तो स्कूल आएंगे और इससे वो क्लास में उपस्थित रहेंगे और माँ बाप पे भी बच्चों के अपने खाना खिलाने का बोझ कम से कम वो तो कम हो जाएगा। तो इसलिए मिड डे मील योजना इसलिए खोली गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारक क्या है। स्वतंत्र भारत में शिक्षा का माध्यम की समस्या भाई हल नहीं हो पा रही है, इसका प्रमुख कारण क्या रहा होगा भाई। शिक्षा का माध्यम क्या बनाया जाए, अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या फिर भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारस्परिक संबंध। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि भारत का एक बहुभाषी देश होना। यही दोस्तों क्या है कि भाई स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या इसलिए हल नहीं हो पा रही है क्योंकि शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, ठीक है। अब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा लेकिन रखा गया तो लेकिन एक लेवल पर एक भाषा होनी चाहिए कि जिससे कि सभी लोगों को क्या हो, वो कनेक्ट करे, है ना भाई। कई बार क्या होता है, अब आप देखिए जब मैं क्वेश्चन पेडागोजी के डालता हूँ तो कई बच्चे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि सर इंग्लिश में बनाओ पेडागोजी, ठीक है। अब भाई अगर मैं फिजिक्स के क्वेश्चन वहाँ मैथ्स के क्वेश्चन वहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अब कई लोग बोल रहे हैं सर हिंदी में बनाओ, ठीक। अब ये बड़ा बवाल है। तो इसमें क्या होता है कि भाई जब आप एक भाषा में पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है ना भाई, ग्लोबलाइजेशन होता है, सभी लोग कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। अब शिक्षा के माध्यम में कमियां यही हो रही है कि भाई ठीक है, अब बच्चों के लिए तो ठीक है कि भाई अपनी मातृभाषा में उनको शिक्षा मिल रही, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको कनेक्शन चाहिए, आपको आगे जाकर अगर आपको बाहर जाना है तो आप अगर शिक्षा के माध्यम अगर आप मातृभाषा में रखेंगे तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा शिक्षा का माध्यम चाहिए होगा जो सभी पूरे देशवासियों को आपस में कनेक्ट करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि भाई समस्या का हल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत एक आपका क्या है, बहुभाषी देश है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है जो कि मैंने बताया, शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए। अब शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा को बनाएंगे जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, जिसमें अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, भाई जो पूरी जनता को आती हो, ठीक। तो ऐसी भाषा को आप क्या बनाना चाहिए, माध्यम बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हिंदी सभी को आती है तो शिक्षा का माध्यम हिंदी को बनाइए, ठीक। अगर किसी देश में सबको अंग्रेजी आती है तो उसमें अंग्रेजी को बनाना चाहिए। अब भारत में समस्या क्या क्या, भाई भारत है बहुभाषी देश, तो यहाँ पर जब आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती, वहाँ पर लोगों को अंग्रेजी आती है या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा आती है। तो भाई बड़ी समस्याएं हैं ना। तो इसलिए जो शिक्षा का माध्यम है वो ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो अगर आप क्लस्टर में डिवाइड कर दिए तो फिर क्लस्टर के अकॉर्डिंग तो वहाँ पर जैसा आपका भाषा के लोग होंगे आप उसी तरह से शिक्षा के माध्यम को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं। हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है। हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहते हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देते हैं। नहीं, यह सोचना ही गलत है, ठीक। देखिए इसका राइट आंसर है नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं अब वो उस व्यवस्था में शिक्षक भी आ जाएगा, प्रधानाचार्य भी आ जाएगा, स्कूल का आपका मैनेजमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा करेगा या उपेक्षा करेगा वो उसके विरोधी हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, वो जो छात्र हैं वो शिक्षक विरोधी ना होके बल्कि व्यवस्था के विरोधी होते हैं। और उस व्यवस्था में कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, प्रधानाचार्य भी हो सकता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। अब शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होगा, प्रधानाचार्य का, शिक्षाविदों का, सरकार का, या फिर शिक्षकों का। भाई इसका राइट आंसर है शिक्षकों का। अब टीचिंग में कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो उसको हल कौन करेगा, भाई शिक्षक ही तो करेगा ना। जैसे अगर आप शिक्षा की समस्या होती, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसका दायित्व तो सरकार को बनता है, लेकिन जब आप शिक्षक होने के नाते शिक्षण की समस्याओं को हल करने का जो दायित्व है वो आपका ही होना चाहिए, ठीक है, यानी कि शिक्षक का होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शिक्षा कब सार्थक होती है बताओ? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित, समाज केंद्रित या फिर रोजगार केंद्रित। अब सारी चीज़ें हम किसको बेस लेके चल रहे हैं? छात्र केंद्रित। तो भैया जो आपका पूरा शिक्षण कार्य है या का प्रकार्य है, उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है वो तो क्या होता है? छात्र ही होता है ना। तो भाई जो शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार में शिक्षण क्या है? क्या है शिक्षण आपके विचार में? एक कला, एक कौशल, एक तपस्या या फिर एक क्रिया मात्र? टीचिंग क्या है? टीचिंग एक क्या है दोस्तों? स्किल है। ठीक है, तो भाई एक कौशल है। आपके विचार में शिक्षण क्या है दोस्तों? टीचिंग स्किल्स। जब हम बात करते हैं ना भाई टीचिंग स्किल्स की, तो टीचिंग एक कौशल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि भाई आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निशुल्क करने से क्या होगा? अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आप बताइए कि क्या इसका राइट आंसर होगा कि भाई प्राइमरी कक्षा में अगर हम प्राइमरी शिक्षा को अगर हम निशुल्क करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भाई जो आपकी साक्षरता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, जब आप निशुल्क करेंगे शिक्षा को तो इससे क्या होती है? साक्षरता बढ़ती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो। ठीक, तो इससे क्या होगा? छात्र उसके कहे के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे या फिर छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि भाई अगर कोई शिक्षक ऐसा कहता है कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु जो मैं कहता हूँ उस पर उसका अनुसरण करो, तो इससे होगा क्या दोस्तों कि छात्रों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब भाई देखिए मैंने आपको बताया है कि भाई एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो। ठीक है ना, अब ऑडियो वीडियो बच्चे क्या होते हैं? देख के सीखते ज़्यादा हैं या सुन के ज़्यादा सीखते हैं? जो शिक्षक आप कोई चीज़ कर रहा है उस पर छात्रों का ज़्यादा ध्यान जाएगा। ठीक है, रादर देन की कोई चीज़ सुनना। ठीक, जब आप देखते हैं कोई चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहती है। ठीक, तो भाई यदि कि शिक्षक ये कहे कि जो मैं कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो इससे छात्रों पर कोई भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ। छात्रों पर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं सही बता करवा दूं तो मतलब जो छात्र हैं छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों, ये इसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? शिक्षक की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ताकि वो अपने व्यक्तित्व से छात्रों को प्रभावित कर सके। हाँ, ताकि लोग उनसे बात करने में हिचकिचाएं। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ताकि समाज में सबसे अलग दिखाई दे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। ठीक है, एक शिक्षक का व्यक्तित्व भी आकर्षक होना चाहिए जिससे कि वो अपने छात्रों को प्रभावित कर सके अपनी व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता होना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के संग छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सभी, यानी कि सभी सही हैं। अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के संग छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। तो सभी दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में अगर शामिल कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे?
गर्व का अनुभव करेंगे, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय लेंगे, साथी निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, या फिर विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो भाई आप गर्व का अनुभव करेंगे, बिल्कुल गलत। साथी निर्णायकों को ध्यान में लेकर निर्णय लेंगे, अरे तो फिर आप निर्णायक मंडल में आपको फायदा करने रखने का फायदा ही क्या है जब आप बाकी की जज को देख के अपना जजमेंट देते हैं। और विषय वस्तु पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार ही आप निर्णय लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है। प्रधानाचार्य से इसके प्रबंधन के लिए कहेंगे, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे, कुछ छात्रों को खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों कि छात्रों को आप कम फर्नीचर में ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे तब के लिए, और बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। अब देखिए कोई शिक्षक है वो फर्नीचर की कमी को लेकर तुरंत कक्षा को छोड़कर इसके प्रबंधन के लिए जुट जाए, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इससे अनुशासनहीनता होती है और बच्चों का भी समय बर्बाद होता है। तो आपको समय का भी यूटिलाइज करना है, तो इसके लिए आप क्या करिए कि भाई कुछ समय के लिए छात्रों को वहीं एडजस्ट करिए फर्नीचर में, और उसके बाद जब आपका पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रधानाचार्य को इसकी सूचना दे सकते हैं, या फिर प्रबंधक को इसके बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगला सेट हम कल लेकर आएंगे फिर से 50 क्वेश्चंस का, और ऐसे हम लगातार दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, ऐसे ही दोस्तों हम क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि इस समय पर क्वेश्चन इजी या टफ का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सबकी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।